हेलो एवरीवन। मैं नरेंद्र आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वाइप एकेडमी पे। देखो, हम लोग प्रेसिडेंट पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास जो पढ़ी अपन ने उसमें प्रेसिडेंट किया था अपन ने कवर। तो प्रेसिडेंट में उसका इलेक्शन, उनका रिमूवल से लेके वो सब चीज़ें पढ़ ली थी, उनकी मोस्ट ऑफ दी उनकी पावर्स। अब उसमें कुछ आगे टॉपिक्स पढ़ते हैं उसी में, प्रेसिडेंट में, जो बाकी चैप्टर बच गया अपना। तो ठीक है सर, अपन प्रेसिडेंट पढ़ रहे थे, उसी में आते हैं सर आगे अगली बात पर ना, प्रेसिडेंट की। अब देखो, प्रेसिडेंट की दो इंपॉर्टेंट चीज़ें बच गई थी अपने पास। एक तो बच गई थी वीटो पावर्स और पार्डनिंग पावर उसकी, है ना। तो अब बात करते हैं अपन जैसे वीटो पावर की। तो लिखे हैं सर वीटो पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, है ना। और देखो, वीटो पावर्स जो हैं वो आपकी बेसिकली आर्टिकल 111 में दे रखी हैं, ठीक है। 111 के अंदर वीटो पावर दे रखी है पूरी। और इसमें वीटो पावर होती जो है वो चार तरह की हैं। वो है आपकी एब्सोल्यूट वीटो, देखो वीटो का मीनिंग क्या हुआ। वीटो मतलब वो पावर जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है प्रेसिडेंट के पास, जिसको यूज करके वो लेजिस्लेटिव फंक्शंस में यूज करते हैं उसको। कौन से बिल पे साइन करेंगे, किस पे नहीं करेंगे, वो सारी बातें हैं वीटो पावर्स का मतलब यहाँ पे, है ना। तो एक है एब्सोल्यूट वीटो, सेकंड अपनी क्वालिफाइड वीटो, है ना। या फिर ऐसा कर सकते हैं, इस क्वालिफाइड को नीचे लिखें क्योंकि क्वालिफाइड होती नहीं है इंडियन प्रेसिडेंट के पास, इसलिए। तो आप पॉकेट वीटो, सस्पेंसिव, और क्वालिफाइड। ये तो किसी चार तरह की वीटो पावर्स होती हैं ना, ठीक है। अब चार में से ये तीन जो होती हैं ये इंडियन प्रेसिडेंट के पास हैं, तीनों तीनों, लेकिन ये वाली नहीं है सर, है ना, ठीक है। ये यूएस वाले के पास होती है, इंडियन के पास नहीं है। अब इन तीनों को डिटेल में करते हैं, बता ये भी देंगे सर, है ना। देखो, अब आती बात एब्सोल्यूट वीटो की। एब्सोल्यूट वीटो का सिंपल सा जो मीनिंग है वो निकलता है सर आपका, जब कभी भी प्रेसिडेंट साहब ने किसी बिल पे अपनी असेंट को विदहोल्ड कर लिया, रोक लिया। देखो, होता क्या है जनरली, मान लो कोई बिल है, जैसे आपका फॉर एग्जांपल सर लोकसभा, ये राज्यसभा, यहाँ से पास हुआ, यहाँ से पास हुआ, दोनों में से पास हुआ, और उसके बाद भेजा गया प्रेसिडेंट साहब के पास, और प्रेसिडेंट साहब ने इस पर साइन कर दिया और वो एक्ट बन गया सर। जनरली ये हो रहा होता है आपका, ठीक है। लेकिन एब्सोल्यूट वीटो के अंदर क्या है कि प्रेसिडेंट साहब ना तो हाँ बोल रहे ना मना कर रहे, उन्होंने उनकी जो सहमति थी उसको होल्ड कर लिया, अपनी सहमति को रोक लिया, बिल को वापस भी नहीं भेज रहे वो, ना ही बिल पे हाँ बोल रहे, साइन भी नहीं कर रहे वो, और मना भी नहीं कर रहे, उसको रिजेक्ट भी नहीं कर रहे, ना ही तो एक्सेप्ट कर रहे ना रिजेक्ट कर रहे। अपनी असेंट को, उनकी जो सहमति है उसको रोक लिया उन्होंने, विद होल्ड कर लिया। तो ऐसे बिल में क्या होता है, वो बिल एक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। जैसे ही उन्होंने बोला कि मैं एब्सोल्यूट वीटो यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, बिल जो है वो अब कभी भी एक्ट नहीं बन सकता, उसको होल्ड करना है, उसको आने वाले टाइम में एक्ट नहीं बनने देना। तो इसमें क्या होता है, जो बिल है आपका, वो बिल सर आपका लैप्स हो जाएगा, एंड हो जाएगा, और वो कभी भी एक्ट नहीं बन सकता। बिल एंड्स, और या फिर लैप्स लिख सकते हैं सर, एंड दी दैट पर्टिकुलर बिल कैन नॉट बिकम एक्ट, ठीक है सर। और देखो, ऐसा करते क्यों है, वो एक बात है समझने की ना। तो उसका रीजन है ऐसा करने का। कई बार क्या होता है, जैसे मान लो अभी की बात करें, अभी जो सरकार है आपकी, उस सरकार ने कोई मान लो बिल पास किया, वो लोकसभा से भी पास हो गया आपका, राज्यसभा से भी पास हो गया, और राष्ट्रपति के पास है सर, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब मान लिया जाए कि जब रिजल्ट आएगा चुनाव का तो नई सरकार बनेगी, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं सर। अगर नई सरकार बनती है और नई सरकार उस पुराने वाले बिल से एग्री नहीं है, नई सरकार जो बन रही है उस पुराने वाले बिल से एग्री नहीं है, क्योंकि कानून बन जाएगा तो फिर से अमेंडमेंट करना पड़ेगा, उसको पूरा प्रोसीजर है। तो वो क्या बोलते हैं, वो जो पर्टिकुलर जो भी बिल था, वो एक्सपायर्ड जो भी बिल है, उस बिल के लिए राष्ट्रपति को बोल देंगे, पीएम राष्ट्रपति को बोल देते हैं कि राष्ट्रपति साहब, इस बिल के ऊपर आप एब्सोल्यूट वीटो ले लीजिए, जिससे कि ये फ्यूचर में एक्ट ना बने, क्योंकि पिछली सरकार ने पास किया उसको, हम नहीं चाहते ये एक्ट बने, तो आप हमारे कहने से इस पर ये वीटो यूज कर लीजिए। तो ऐसा कई बार किया गया है, बहुत रेयरली करते हैं पर किया है, 2-4 बार किया हुआ है सर। राजेंद्र प्रसाद वगैरह ने काफ़ी यूज़ किया है, पेप्सी यूनियन के लिए यूज हुआ था ये,
जब पंजाब और इनका जो यूनियन बना रहे थे वो सब चीज़ें स्टार्टिंग में 50s में ही 54 55 के आसपास की बात है, 54 की बात आई थिंक, तो उसमें एब्सोल्यूट यूज़ की थी उन्होंने। ठीक है सर, तो अपने को समझ में आया, बिल को एंड करना होता है वो विद होल्ड कर लेते हैं अपनी सेंट को। ठीक है सर, एक बात। आते हैं सर दूसरी बात पे, पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो भी सेम चीज़ है सर, ना उन्होंने हाँ किया ना किया, इनडेफिनेट टाइम के लिए, ये है सर इनडेफिनेट टाइम के लिए प्रेसिडेंट साहब ने उस बिल को अपने पास रख लिया और उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे। पॉकेट वीटो। पॉकेट नाम कहां से, कैसा मतलब क्या निकल रहा है, जेब में डाल लिया, जेब में डाल के दोनों हाथ जेब में डाल लिया और आराम से घूम रहे हैं वो कि भैया मैं नहीं दे रहा, आप कुछ नहीं बोल रहे, वो बोल ही नहीं रहे उस बिल पे कि हाँ सर वो बिल आया था सर एबीसीडी, नहीं ठीक है वो बाद में बात करेंगे भाई। तो राष्ट्रपति जब कभी भी ऐसा एक्शन लेते हैं उसे बोलते हैं पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो कि वो इंडेफिनेट टाइम के लिए कोई एक्शन ना लें उस पर। अब बोले सर एब्सोल्यूट में तो यही हो रहा था, सर नहीं है, एब्सोल्यूट में और इसमें फ़र्क यही है, एब्सोल्यूट के अंदर बिल खत्म हो जाता है हमेशा के लिए, आने वाले टाइम में वो एक्ट नहीं बनेगा, एक्ट नहीं बन सकता कभी भी आने वाले टाइम में एब्सोल्यूट में। लेकिन पॉकेट वीटो में पॉसिबिलिटी है कि 2 महीने 4 महीने बाद प्रेसिडेंट बोले हैं उसमें ठीक है ऐसा करो, इस पर मैं सहमति दे देता हूँ, तो वो चाहे तो उसको एक्ट बना सकते हैं पॉकेट वीटो के अंदर, ये ध्यान रखना सर, कैन बिकम एक्ट, लंबे टाइम बाद वो एक्ट बन सकता है, जरूरी नहीं है बनेगा, बट ये मेजर डिफरेंस है दोनों में, इसमें बिल एंड हो जाता है, इसमें बिल रहता है, आपका लैप्स नहीं होता। ठीक है सर, 2 डिफरेंस समझ में आए बेसिकली। अब आता है तीसरा, सस्पेंसिव। ठीक है सर, सस्पेंसिव का सिंपल सस्पेंस का मतलब समझते हैं, सस्पेंसिव सस्पेंड करना, यानी कि हुआ क्या, सेम वही कहानी सर, किसी बिल को लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा ने पास किया, दोनों ने भेज दिया प्रेसिडेंट के पास। ठीक है सर, जब किसी बिल को अपन लोकसभा राज्यसभा दोनों ने पास किया और प्रेसिडेंट साहब के पास भेज दिया और प्रेसिडेंट ने उस बिल को दोबारा भेज दिया पार्लियामेंट में, मान लो किसी बिल में 10 पॉइंट थे, उन 10 में से प्रेसिडेंट साहब को 2 पसंद नहीं आए या उन्हें लगता है कि ये 2 पॉइंट चेंज होने चाहिए या इसमें कुछ अमेंड करना चाहिए, कुछ नया लेके आए इसकी जगह, तो उन्होंने पार्लियामेंट के, उनके पास पावर होती है, प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो सस्पेंसिव वीटो का यूज करके किसी भी बिल को दोबारा भेज सकते हैं। इसमें मनी बिल को नहीं भेजते, ध्यान रखना सर, मनी बिल नहीं आता है इसमें, ये इसमें बहुत एक बेसिक बात है, याद रखना इस चीज़ को कि मनी बिल के ऊपर यूज़ नहीं करते इसको, क्योंकि वो खुद के कहने से आता है उनके से, उस पर नहीं आता। उसके अलावा सस्पेंसिव वीटो के अंदर क्या है, राष्ट्रपति जब कभी भी किसी पर्टिकुलर बिल को पार्लियामेंट को दोबारा भेजते हैं वो सस्पेंसिव वीटो है। अब देखो इसमें पार्लियामेंट क्या करेगा, पार्लियामेंट चाहे दोनों हाउस में से कोई सा भी हाउस, दोनों हाउस या दोनों में से कोई सा भी हाउस, चाहे तो उसमें अमेंडमेंट कर दे, जो राष्ट्रपति साहब ने बोला, जो प्रेसिडेंट ने बोला है कि इसमें चेंज कर दो, चाहे तो अमेंडमेंट ना करे, वो अमेंडमेंट करे या ना करे ये पार्लियामेंट की अपनी मर्जी है, जो भी वो डिसीजन लेना चाहे। अगर उसने अमेंडमेंट कर भी दिया है या नहीं भी किया मान लो, और अगर दोबारा से उसी बिल को, सेम बिल को फिर से भेज दिया बिना अमेंडमेंट के, तो सर राष्ट्रपति साहब को फिर मजबूरी है वो साइन करना ही पड़ेगा। ये थोड़ा सा वो है, तो लोगों को लगता है सर ये फिर तो वीटो दी क्यों गई है, भैया ये इसलिए दी गई है कि जिससे पार्लियामेंट थोड़ा सा उस पर डिसीजन ले, दोबारा से उसको रिकंसिडर करे, उस बिल को नहीं कर रही वो उसकी मर्जी है। तो सस्पेंसिव समझ में आया आपने को, एक बिल को रिकंसिडर करने के लिए पार्लियामेंट को दोबारा भेजना और उस बिल पे फिर मर्जी है पार्लियामेंट की, आपके लोकसभा की और राज्यसभा दोनों की, कि सर वो चाहे तो उस पर एक्शन लें, नहीं चाहे तो नहीं लें। सर अगर उन्होंने दोबारा भेज दिया उसको तो फिर उसे साइन करने ही पड़ेंगे, प्रेसिडेंट साहब को फिर साइन करने पड़ते हैं, वो बाउंड है उस चीज़ के लिए। तीनों वीटो समझ में आई सर उसकी। ठीक है, अब आते हैं देखो फोर्थ पे, क्वालिफाइड वीटो। पहली बात तो लिख लेना सर, बहुत क्लियरली मेंशन करना, इंडियन प्रेसिडेंट डज नॉट पजेस दिस वीटो पावर। क्वालिफाइड वीटो इंडियन प्रेसिडेंट के पास नहीं होती सर, एक बात ये याद रखना हमेशा। दूसरी बात आती है कि ये है क्या, फिर भी सर नहीं है तो भी पता रहना चाहिए अपने को, यूएस वाले के पास होती है अपने पास नहीं है ना। देखो क्वालिफाइड के अंदर क्या है, जैसे मान लो किसी बिल को सिंपल मेजोरिटी से पास कर दिया, मान लिया जाए कोई बिल था जिसे सिंपल मेजोरिटी से पास कर दिया, प्रेसिडेंट के पास भेजा, प्रेसिडेंट ने उस बिल की मना कर दी, भाई मैं इस पर सहमति नहीं कर रहा। अगर उस बिल को दोबारा पार्लियामेंट हायर मेजोरिटी से पास कर दे, यानी पिछली बार सिंपल से पास किया था, दोबारा भेजने के बाद अगर उसी बिल को वो स्पेशल मेजोरिटी से पास कर दें, तो सर प्रेसिडेंट की मजबूरी होती है कि उसे साइन करने पड़ेंगे, तो प्रेसिडेंट साहब को साइन करने पड़ते हैं वहाँ, ये होती है क्वालिफाइड।
यानी इसका मतलब क्या निकला कि जो प्रेसिडेंट ने मना किया है ना, डिनायल है प्रेसिडेंट साहब का, उस असहमति को जो जो रिजेक्ट किया उन्होंने, उसको अगर हाइयर मेजोरिटी से पास कर दें उसी सेम बिल को, सेम कंडीशन के साथ में सारी बातें, तो उस बिल को जो है दोबारा से पास करा सकते हैं हम, और प्रेसिडेंट को करना पड़ता है वो। ये है बेसिकली आपकी वीटो पावर्स पूरी सर। समझ में अपने को चाह रहा हूँ। ये एक तो कई बार यूपीएससी आर्टिकल पूछ लेती है, बहुत कम चांस है, बट 111 याद रहना चाहिए। और सर देखो ये भी कितना शानदार है, एक 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 तीन, तीन ही वीटो हैं, तो 3 वीटो होती है इंडिया वाले के पास, तो 3 ही आर्टिकल हैं उसमें, एक एक एक। ठीक है सर, ये बेसिक बातें होती है, कभी कभी याद रह जाती हैं सर, है ना, जो काम आ जाती हैं। समझ में आई अपने को वीटो पावर्स पूरी, बिल्कुल बेसिक लेवल पे एकदम, कि चारों हैं क्या क्या। ठीक है सर, इसमें यही याद रखना, एब्सोल्यूट में बिल एंड हो जाता है, पॉकेट में एंड नहीं होता, वो इनडेफिनेट रख सकते हैं। पॉकेट वीटो में दोबारा एक्ट बन सकता है वो, इसमें दोबारा एक्ट नहीं बनता, ये बेसिक डिफरेंस है सर। और ये पूरा बता ही दिया। सस्पेंसिव जो है वो मनी बिल में नहीं आता सर, ये बेसिक बात है। ठीक है, ये ध्यान रखना, तो ये हुई अपनी बेसिक बात है। अच्छा, इसमें एक बात तो याद रखना कि जो वीटो पावर्स हैं वो आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आते हैं अपने, उनमें लागू नहीं होती कहीं भी। यानी जो आपका ये पूरी पूरी वीटो पावर्स हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होते हैं अपने, संविधान संशोधन जो आपके विधेयक आते हैं, कानून बनते हैं अपने, जो संविधान संशोधन में कोई चेंज करना है उसमें, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी अमेंडमेंट करना है, तो उसके लिए आप वीटो पावर नहीं ला सकते, यानी प्रेसिडेंट साहब के पास ये पावर नहीं होती इसके लिए, ध्यान रखना सर। ठीक है, और मनी बिल में ये आता है, क्योंकि मनी बिल तो खुद की रिकमेंडेशन से आता है उसके से। ठीक है सर, तो समझ में आई अपने को बातें। आते हैं सर नेक्स्ट चीज़ पे, तो प्रेसिडेंट की वीटो पावर्स बहुत आसान लैंग्वेज समझ में आई अपने को, क्लियर ना। ठीक है सर, नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं। नेक्स्ट लिखे हैं सर इसकी प्रेसिडेंट साहब की पार्डनिंग पावर्स, है ना। अब देखो पार्डन वाली बातें समझते हैं सर, है ना। पार्डनिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ही पढ़ रहे हैं अपन वैसे पूरा। ठीक है सर, कहाँ दे रखा है ये, आर्टिकल 72 में सर। ठीक है, देखो पार्डनिंग पावर का मतलब क्या होता है, क्षमादान शक्ति जो होती है, यानी राष्ट्रपति जो है वो क्षमा करने की शक्तियां हैं उनके पास कुछ, तो वो कौन कौन सी है, क्या क्या सुना होगा ना, कई बार केस होता है तो उसमें अपन देखते हैं, जैसे कुछ लोगों ने कई बार काफ़ी बात होती है उस पर कि सर हमारे यहाँ सिस्टम ही बहुत लेंदी है, सज़ा मिल गई फिर भी उसको सज़ा पूरी नहीं मिल पा रही, फांसी की बोल दिया है सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन फांसी नहीं हुई है, 2 साल हो गए 3 साल हो गए, तो वो पार्डनिंग पावर्स होती हैं राष्ट्रपति के पास, तो वो उनके पास रखी रहती है, जो उनकी क्षमा याचना होती है, जो उनकी मर्सी पिटिशन होती है, और वो पेंडिंग रहती है उनके पास, इसलिए टाइम लग जाता है। तो ये डिटेल में डिस्कस करते हैं सर पूरी, है ना। पार्डनिंग पावर्स, देखो पार्डनिंग पावर जो होती है वो 5 तरह की होती हैं, लिखे हैं सर, पहले लिखना स्टार्ट करते हैं, पूरा डीप में समझते हैं इनको। पहली है सर अपनी पार्डन। ठीक है सर, पार्डन का मतलब है कंप्लीटली फ्री छोड़ना। कंप्लीटली फ्री फ्रॉम कन्विक्शन सर, पूरी तरह से जब कभी भी किसी को 100% फ्री कर दिया जाए उसे बोलते हैं कंप्लीट पार्डन। यानी मान लो किसी को भी सजा मिली 10 साल जेल की, प्रेसिडेंट साहब ने बोला, प्रेसिडेंट के पास उसने क्षमा याचना लगाई, मर्सी पिटिशन, उन्होंने बोला ठीक है इसको कंप्लीटली छोड़ दो, वो लिखना पड़ता है उनको कि वो पार्डनिंग पावर्स में कौन सी यूज कर रहे हैं। ये 4-5 तरह की हैं, 5 तरह की हैं बेसिकली, डिस्कस करेंगे अपन लोग ना। तो अगर उन्होंने बोला पार्डन, तो पार्डन मीन्स पूरी तरह फ्री कर दो इनको, कि वो कोई भी सजा नहीं हुई कैसी भी उसको, ना उसको टेन्योर कम करना ना कुछ करना, तो कंप्लीटली फ्री फ्रॉम कन्विक्शन सर, कंप्लीटली फ्री। ठीक है, सारे कन्विक्शन से, कन्विक्शन एंड सेंटेंस बोथ सर, कन्विक्शन भी और सेंटेंस भी। ठीक है सर, एक बात तो क्लियरली समझ में आई अपने को। ठीक है, सेकंड लिखें सर अपन कम्यूटेशन। अब देखो होता क्या है, कई बार ये जो है आपका कम्यूटेशन है, इसको कम्यूटेशन लिखा होता है किसी जगह पे, और किसी किसी जगह पे इन्होंने क्या कर रखा है, इसको कम्यूट कर रखा है। कम्यूट या कम्यूटेशन एक ही बात है सर, है ना। ठीक है, कम्यूट, कम्यूट का मतलब है सर सिंपल सा, जब कभी भी फॉर्म को आपकी, जो आपकी फॉर्म है, यानी कि जो आपको सजा दी गई है, देखो होता क्या, सजा दी गई, उस सजा की सर फॉर्म को कम कर देना। कम करने का मतलब है जो आपको सजा दी गई है उस सजा को चेंज कर देना सर किसी भी तरह से। यानी मान लो किसी को मिली
एग्जांपल लेते हैं सर कम्यूटेशन का। किसी को मिला सर आपका डेथ सेंटेंस मिला, इसको लिखते हैं सर चेंज ऑफ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। यानी इसका एग्जांपल देते हैं सर, किसी को मिला मान लो इसके अंदर डेथ सेंटेंस, तो जो आपका डेथ सेंटेंस था उस डेथ सेंटेंस को यानी मृत्युदंड मिला, किसी को फांसी मिली, फांसी को चेंज कर देना किसके अंदर, आपके इम्प्रिजनमेंट के अंदर, कारावास के अंदर, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट में चेंज कर देना, कठोर कारावास के अंदर। यानी कि किसी को फांसी जहाँ मिली थी, फांसी को चेंज कर दिया किसके अंदर, इम्प्रिजनमेंट में। इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है सर आपका उम्र कैद। लाइफ टाइम बोल देंगे तो उम्र कैद हो जाएगी, कैद होता है वैसे, तो अगर रिग्रेस बोल देंगे तो कठोर कारावास। समझ में आई सर दोनों बातें, ये हुई। लेकिन सर तीसरी तो हम लोग समझ गए ना इस बात को कि कम्यूटेशन जो है वो आपका फॉर्म को, देखो पनिशमेंट की फॉर्म चेंज हो रही है बस, कि जो उनको टफ थी उससे टफ से थोड़ा सा लाइटर चेंज कर दिया, लाइट में चेंज कर दिया उसको। मृत्युदंड था, मृत्यु को चेंज करके सर इसमें इम्प्रिजनमेंट में ले आया उसको। ठीक है, अब आते हैं सर अपन नेक्स्ट पे। नेक्स्ट लिखो सर तीसरा अपना, समझ गए ना उसको। तीसरा है सर रिप्राइव, रिप्रीव, रिप्राइव सर ना, VE, REPRIEVE। सर रिप्रीव का मतलब होता है बेसिकली किसी भी तरह के, मान लो कोई किसी को डेथ सेंटेंस मिला है तो उसके ऊपर स्टे ले आना, उसके ऊपर स्टे ले लेना कि उसका एग्जीक्यूशन ना हो बस। तो ये टेम्पररी टाइम के लिए होता है, तो टेम्पररी इसमें लिख सकते हैं सर टेम्पररी स्टे ऑन एग्जीक्यूशन। यानी कि एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस है ना, और पर्टिकुलर किसके केस में होता है जनरली सर, या डेथ सेंटेंस के केस में, स्पेशली डेथ सेंटेंस के लिए दी गई है वाली पावर ना। मान लो किसी को फांसी की सजा मिली है सर, तो अगर वो प्रेसिडेंट साहब से रिप्रीव की वो पार्डनिंग पावर में बोल देते हैं रिप्रीव कर दो इसको, तो रिप्रीव का मतलब क्या है, स्टे लगा दो अभी कुछ टाइम के लिए। मान लो उसको सजा दी गई कि भैया उसको अभी मई चल रहा है तो जून में उसको फांसी देनी है 10 जून को, तो उसको स्टे ले आएंगे, ठीक है 2 महीने रुक जाओ, तो जून और जुलाई रुक जाएंगे, अगस्त तक के टाल दिया गया उसको। कई बार सुना होगा ना फांसी से टली उसकी, तो वो रिप्रीव होती है जो यूज़ कर रहे होते हैं प्रेसिडेंट साहब, क्योंकि उन्हें डिसीजन लेना है, फिर डिस्कस करते हैं वो इसको पार्डन करें ना करें, कम्यूट करें ना करें, उन सब चीज़ों के लिए, तो वो टेम्पररी स्टे ले लेते हैं कुछ टाइम के लिए। ठीक है सर, वो है आपकी रिप्रीव। तो देखो तीनों बेसिकली समझ में आई अपने को। पार्डन कंप्लीटली फ्री करना, ठीक है सर, कम्यूटेशन में फॉर्म चेंज करना उसके पनिशमेंट की, जो टफ था उससे करके चेंज कर देना, मृत्युदंड था उसको इम्प्रिजनमेंट कर दिया, वो सारी बातें, उम्र कैद कैद में बदल दिया, वो सारी उम्र कैद को सर छोटी कम कैद कर दिया, 10 साल से 6 साल कर दिया, 5 से 3 कर दिया, वो सारी बातें। आपकी जो रिप्रीव है उसके अंदर है टेम्परेरी स्टे लाना सर एजुकेशन के ऊपर, यानी किसी भी तरह से वो जल्दी से जो, और मेनली किस में है ये ध्यान रखना, डेथ सेंटेंस में सर, ये मेन चीज़ है इसमें। ठीक है सर, ये हुई तीनों बातें। आते हैं सर नेक्स्ट चीज पे ना, तीनों समझ गए ना क्लियर। देखो सर नेक्स्ट, तीन हो गई थी अपनी, लिखें सर अपन फोर्थ रेस्पाइट। ठीक है, देखो रेस्पाइट का मतलब है सिंपल सा, पनिशमेंट को कम कर देना, रेस्पाइट। रेस्पाइट मतलब क्या है सर, पनिशमेंट कम करना, यानी जो पनिशमेंट है अपना उसको कम कर दें। पनिशमेंट को कम कर देना, यानी लेसर पनिशमेंट, लेसर पनिशमेंट ड्यू टू स्पेशल कंडीशन। अब देखो कई बार देखा हुआ ना, मान लो कोई कैदी महिला है, तो उस महिला होने के कारण उसको कुछ प्रिविलेज मिलनी चाहिए सर उस तरह की। मान लो कोई प्रेग्नेंट वीमेन है, अब महिला अगर प्रेग्नेंट है तो डेफिनेटली सर वो रिग्रेस पनिशमेंट झेल नहीं सकती, चाहे वो मर्डर में ही क्यों ना हो, क्योंकि वो इनह्यूमन हो जाएगा फिर। सर देखो बात वो भी तो आती है ना, तो उसको दोबारा लिख लेते हैं सर, रेस्पाइट। लेसर पनिशमेंट ड्यू टू स्पेशल कंडीशन है ना,
या स्पेशल केस लिख लो सर कोई भी। एग्जाम्पल के लिए क्या आ जाएगा सर इसमें, जैसे आपकी प्रेग्नेंट वीमेन, अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो डेफिनेटली सर उसके लिए हम उसे, चाहे वो किसी भी केस में अंदर हो सर, प्रेग्नेंट वीमेन है कोई, या मान लो किसी को किसी भी तरह से कोई बाद में फिजिकल डिसेबिलिटी हो गई, उसके फिजिकल डिसेबिलिटी हो गई, ठीक है सर। रेस्पाइट के अंदर पनिशमेंट को कम कर देते हैं सर, ये ध्यान रखना, यानी कि उसका टेन्योर कम कर देंगे, बेसिकली पनिशमेंट को कम कर देते हैं सर आपका। पनिशमेंट कम करने का मतलब क्या है सर, ये बात समझना। पनिशमेंट कम का मतलब है, जैसे मान लो उसको सजा मिली थी, आपको एग्जांपल दें सर इसमें, उसको था रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है ना, मान लो सर कि उसको कठोर कारावास था, उसे चेंज कर दिया सर किसमें, लाइटर फॉर्म के अंदर। जो कठोर कारावास था उसको चेंज कर दिया सर इन्होंने लाइटर फॉर्म के अंदर, यानी उसकी कंडीशन ऐसी है तो उसके कारण उसकी जो रिग्रेस था उसको चेंज करके लाइटर फॉर्म में चेंज कर दिया सर उसको। ठीक है, ये है बात आपकी बेसिकली रेस्पाइट की। ठीक है सर, नेक्स्ट चीज पाते हैं, ये हुई अपनी, तो रेस्पाइट समझ में आया अपने को। पनिशमेंट ही कम देना उसको, यानी मान लो उसकी जगह अगर कोई नॉर्मल महिला होती तो उसको पनिशमेंट क्या मिलता, ये मिलता, लेकिन अब चूंकि महिला प्रेग्नेंट है या कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है या कोई, ये तो दोनों केस में होता है ना, मेल फीमेल, तो उसकी जगह उसको ये वाला देना सर, चेंज कर देना, ये है आपका रेस्पाइट सर। अब आता है अगला सर आपका, लास्ट बचता है अपना रिमिशन सर। रिमिशन देखो, रिमिशन लिखा होता है कहीं पे रेमिट भी लिखा होता है, बात एक ही है सर दोनों के ना, हम रेमिट बोले वर्ड को या रिमिशन बोले, बात एक ही है सर, कोई खास डिफरेंस नहीं है दोनों में ना। रिमिशन का मतलब क्या है सर, टेन्योर कम कर देना, यानी जो पीरियड है आपका, जो पीरियड है आपका वो पीरियड कम कर देना। मान लो किसी की सजा मिली है 10 साल की, उसको कर दिया 6 साल 5 साल, वो चीज़ सर। तो रिडक्शन इन पीरियड ऑफ सेंटेंस, जो भी सजा मिली है उस सजा के पीरियड को कम कर देना सर, जो कार्यकाल है उसको कम कर देना। एग्जाम्पल क्या हुआ सर इसका, एग्जाम जैसे मान लो किसी सजा मिली सर 10 साल की, 10 ईयर्स की, तो उसे चेंज कर दिया किसमें, मान लो 6 साल में। ये एग्जाम्पल है सर, ये ना हो सकता है ऐसा पॉसिबल है। तो अपने को पांचों समझ में आई सर, पांचों में डिफरेंस समझ में आया, बेसिक डिफरेंस एक लेवल पे, कि रेस्पाइट जो है उसके अंदर बेसिकली आपको स्पेशल केस था, इसलिए उसकी सजा को चेंज किया गया सर। ठीक है, सजा को चेंज कर दिया स्पेशल केस देखते हुए, कोई भी मैंने कुछ भी है। और रिमिशन के अंदर सजा को कम कर देना सर। ठीक है, ये हुई बात, बाकी वो तीन अपन समझ ही गए थे। तो अपने को प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर समझ में आई क्लियरली। और ये ध्यान रखना सर, जो अपने ये फर्स्ट केस पढ़ा ना, कंप्लीटली पार्डन, कंप्लीटली पार्डन करने की शक्ति पूरे देश में सिर्फ राष्ट्रपति के पास होती है, ध्यान रखना सर बहुत क्लियरली। कंप्लीटली जो पार्डन पावर है ये वाली, ये सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, राष्ट्रपति के पास, इवन पीएम के पास भी नहीं है, जबकि वो रियल हेड है आपके। ठीक है, और ना सुप्रीम कोर्ट जज के पास है, ना चीफ जस्टिस के पास, किसी के पास भी नहीं है एक्सेप्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट के पास अकेले के पास पावर होती है कि वो प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो अकेले पार्डन कर सकते हैं सर किसी को भी, और कोई नहीं कर सकता। हालांकि ध्यान रखना सर, इनमें जो डिसीजन लेते हैं प्रेसिडेंट साहब, वो डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होती उनकी, यानी ऐसा नहीं है कि उनके जो मन में आया कर दिया सर, वो डिस्कस करते हैं किससे, जुडिशरी से भी सलाह लेते हैं वो, अगर उन्हें लगता है जरूरत पड़ती है तो सुप्रीम कोर्ट वगैरह से, और या फिर वो मोस्टली जो डिसीजन लेते हैं वो लेते हैं आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहने पर सर, ये ध्यान रखना। जो मंत्री परिषद है अपना, हेडेड बाय पीएम,
पीएम जिसके हेड होंगे उस मंत्रिपरिषद के कहने पर डिसीजन लेते हैं वो, इन सब के बारे में, इन सब के भी और आपके इन सब के भी सर। ठीक है सर, ये हुई बात। ठीक है, तो अपने को समझ में आई। तो अपने को ये दो बातें क्लियर समझ में आई दोनों पावर्स की। अब होते हैं सर यहाँ पे अपने प्रेसिडेंट साहब, पूरे सारी बातें उनकी खत्म प्रेसिडेंट की। ठीक है, तो अपने प्रेसिडेंट की मेन काफ़ी चीज़ें कवर कर ली सर। अब आते हैं सर प्रेसिडेंट के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना, वो आता है सर वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट टॉपिक है अपना सर वाइस प्रेसिडेंट। हालांकि वाइस प्रेसिडेंट ज़्यादा कोई काम वाम है नहीं अपने यहाँ कंट्री में वैसे, लेकिन सर फिर भी सर कुछ क्वेश्चन कई बार पूछ लेती है यूपीएससी, बहुत सिंपल से, क्योंकि लोग ज़्यादा जोर देते नहीं है इस पर। लोग प्रेसिडेंट ही पढ़ते हैं ज़्यादा, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट कई बार आ जाता है। तो देखो वाइस प्रेसिडेंट देखा रखा है सर आर्टिकल 63 में एक बात। तो वाइस प्रेसिडेंट के लिए सर क्वालिफिकेशन क्या क्या है बनने के लिए? एलिजिबिलिटी जो है वो है आपकी, मतलब एलिजिबल जो होना चाहिए वो, एलिजिबिलिटी इनके लिए पहली है सर 35 साल की एज, 35 ईयर्स ऑफ एज, है ना। सेकंड है सर अपना कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो आपका, देखो प्रेसिडेंट किसका मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड थे? लोकसभा का, डिस्कस किया था अपन ने क्लास में। और वाइस प्रेसिडेंट बनने चाहिए किसका? राज्यसभा का। तो शुड बी क्वालिफाइड टू बिकम मेंबर ऑफ राज्यसभा। ये ध्यान रखना, ये क्वालिफाइड होने चाहिए क्या बनने के लिए? राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए सर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, तीसरा अनसाउंड माइंड नहीं होने चाहिए, या मतलब ये, लेकिन अनसाउंड माइंड वाली बात ध्यान रखना सर, ये हर उसमें आती है, हर किसी की एलिजिबिलिटी में आती है, और वो लागू कहाँ होती है? कोर्ट के द्वारा। कभी कोर्ट ने प्रूव किया हो कि अनसाउंड माइंड है वो, ये प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकते। वो दिवालिया घोषित नहीं होने चाहिए, है ना, वो सारी बात है। और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में ना हो सर इनके पास किसी भी तरह का, ये एक चीज़ है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की एलिजिबिलिटी लगभग सेम है, एज वगैरह, सिर्फ ये फर्क है, ये क्वालिफाइड होने चाहिए वाइस प्रेसिडेंट किसके लिए? राज्यसभा के लिए, और वो क्वालिफाइड होने चाहिए लोकसभा का मेंबर होने के लिए। क्वालिफाइड होने चाहिए, होने नहीं चाहिए मेंबर, ध्यान रखना सर, यानी वो मेंबर बन सके, वो सारी क्वालिफिकेशन है उनके पास। ठीक है, ये हुई एक बात सर। अब आते हैं सर नेक्स्ट चीज़ पे, इसके बाद जो और चीज़ें हैं अपनी, वो है वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन सर। देखो वही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार वही पूछा जाता है कई बार आपसे। तो जो इलेक्शन है, इलेक्शन कौन कराता है सर आपका? इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कंडक्टेड बाय ईसीआई सर। पहली चीज़ लिख लेना सर, ईसीआई, है ना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो आपका चुनाव कराती है किसका? वाइस प्रेसिडेंट का। ठीक है सर। मेथड कौन सा है? सेम सर, वही इनडायरेक्ट इलेक्शन है, सारी बातें। अब आती है बात कि इसके वोटिंग कौन कौन करता है। तो जो इलेक्टोरल कॉलेज है इसका, उसमें कौन कौन होता है, यानी वाइस प्रेसिडेंट को जो चुन रहे हैं अपन, वाइस प्रेसिडेंट को, वीपी को, उसके इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन है, तो वो कौन कौन होता है सर आपके? सारे मेंबर्स होते हैं किसके? लोकसभा के, और सारे मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के। ये डिफरेंस है सर, है ना। ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट सर, सिंपल सी बात। जब ऑल मेंबर्स बोल रहे हैं तो उसमें सर दोनों आ गए आपके ना। लोकसभा एंड राज्यसभा।
बोथ। ठीक है सर, लोकसभा और राज्यसभा के सारे मेंबर आने चाहिए सर इसके अंदर, सबके सब लोग वोट करते हैं और अपना उपराष्ट्रपति चुन लेते हैं सर। ठीक है, ये हुआ सिंपल सिस्टम सर। टेन्योर कितना है इनका कार्यकाल? सेम है सर, प्रेसिडेंट 5 ईयर्स का। ठीक है, ये हुई बात। और वाइस प्रेसिडेंट 5 साल से ज़्यादा भी रह सकते हैं। वाइस प्रेसिडेंट तब तक पोस्ट पर रहते हैं जब तक कि सर नया वाइस प्रेसिडेंट चुन के नहीं आ जाता, इलेक्शन नहीं हो जाता उसका। वाइस प्रेसिडेंट तभी हटते हैं जब आपका नया वाइस प्रेसिडेंट आ जाएगा उसकी जगह। ठीक है सर, एक बात। अब आती है बात कि वाइस प्रेसिडेंट को हटा कैसे सकते हैं, तो रिमूवल कैसे हो सकता है इनका, तो वो है सर नेक्स्ट चीज़। तो वो आती है आपकी रिमूवल जो है, रिमूवल जो है उसके अंदर बेसिकली आपके वाइस प्रेसिडेंट को कौन हटा सकता है? ओनली राज्यसभा सर, है ना। अब देखो वो कैसे प्रोसीजर समझते हैं। ओनली राज्यसभा लिखा है मैंने, राज्यसभा के अंदर प्रस्ताव आएगा, ठीक है सर, और उसके अंदर जो उसकी टोटल मेजोरिटी है अगर उससे पास करते हैं वो, यानी कि टोटल स्ट्रेंथ का, सिंपल मेजोरिटी से बोलते हैं हम, टोटल स्ट्रेंथ का अगर उससे पास करते हैं वो, तो वो हो जाएगा आपका, यानी अपन एब्सोल्यूट मेजोरिटी जो बोलते हैं, टोटल स्ट्रेंथ का अगर मेजोरिटी से पास करते हैं उसको, मोर देन हाफ लोग पास करते हैं अगर, टोटल स्ट्रेंथ 250 का आधा 125, तो अगर 126 लोग वोटिंग कर देते हैं कि भैया हटा दो राष्ट्रपति को, तो वो हट जाएंगे सर। ठीक है, हालांकि एक बात याद रखना है इसमें, जो रिमूवल है वो करेगा कौन? ओनली राज्यसभा। रिमूवल के लिए जो प्रोसीजर है वो आपका सिर्फ राज्यसभा में स्टार्ट होगा। देखो वाइस प्रेसिडेंट का काम में था, जो आपके राष्ट्रपति थे उनका दोनों हाउस में से कहीं भी आ रहा था, ये डिफरेंस है बेसिकली दोनों में। वाइस प्रेसिडेंट का ओनली इन राज्यसभा, एक बात, और वो भी एब्सोल्यूट मेजोरिटी से, यानी सिंपल मेजोरिटी 50% +1 होती है, ये लिख लेना सर, +1 टोटल स्ट्रेंथ का। ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ का 50% +1, ये है बात। जितने लोग प्रेजेंट हैं उनमें जो लोग वोट कर रहे हैं सर। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, इसे पास कर दें तो हट जाएंगे वो। लेकिन इस डिसीजन से लोकसभा एग्री होनी चाहिए, यानी कि राज्यसभा ने पास कर दिया, ठीक है सब बात सही है सर, बट लोकसभा शुड बी एग्रीड बाय दिस डिसीजन, बाय डिसीजन ऑफ राज्यसभा। यानी जो लोकसभा शुड बी एग्रीड बाय डिसीजन ऑफ राज्यसभा। जो रिमूवल का डिसीजन है ना, डिसीजन कौन लेगा? राज्यसभा लेगी, उसी में स्टार्ट होता है, वही हो जाएगा, लेकिन वो लोकसभा उसमें एग्री होनी चाहिए सर। ठीक है, अब देखो मेन फंक्शन क्या है इनका, तो मेन फंक्शन क्या है सर? राज्यसभा को चलाना, प्राइमरी फंक्शन इनका सर, मेन फंक्शन। चेयर दी राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा को चेयर करना सर, ये इनका मेन फंक्शन है। इसीलिए जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका जो प्राइमरी काम रहता है वो यही काम रहता है, ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इसीलिए सर अपन ने जब पार्लियामेंट पढ़ रहे थे उसमें बताया था कि जो चेयरमैन है आपके राज्यसभा का, उसका इलेक्शन नहीं होता कोई भी, क्योंकि जो जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो ऑटोमेटिकली जाकर कौन बन जाएगा? चेयरमैन बन जाएगा राज्यसभा का। ठीक है सर, ये हुई बात। तो उन दोनों में डिफरेंस है उस चीज़ का, स्पीकर में और चेयरमैन के कंडीशन में। तो आपको मेन फंक्शन समझ में आया राज्यसभा का, इसका आपके वाइस प्रेसिडेंट का यही मेन काम है। दूसरा कोई भी काम नहीं दिया गया इनको, अलग से लेजिस्लेटिव फंक्शन नहीं दिया गया कोई भी इनको, एग्जीक्यूटिव फंक्शन भी नहीं इनका। एक तो ये काम है इनका, दूसरा अगर प्रेसिडेंट नहीं होते हैं तो उनकी जगह काम करना सर, एक्टिंग प्रेसिडेंट बन के। अगर प्रेसिडेंट एबसेंट होते हैं किसी चीज़ उसमें, तो उनकी जगह जाके प्रेसिडेंट की जगह पर जाके काम करना सर, ये दूसरा मेन फंक्शन है इनका, प्राइमरी फंक्शन। दो ही काम है, या तो वो राज्यसभा को चेयर कर रहे होते हैं या फिर एक्टिंग प्रेसिडेंट बन रहे होते हैं। ठीक है सर, ये दो प्राइमरी फंक्शन है इनके।
आपके वाइस प्रेसिडेंट साहब के। तो वाइस प्रेसिडेंट की अपने को मेन बातें समझ में आई, उनको अपॉइंट करना, रिमूवल, उनका इलेक्शन से लेके सारी बातें, वो सब चीज़ें। और मेन 2 काम है उनके। रिमूवल याद रखना, कई बार रिमूवल के क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार रिमूवल का ये लगता है कि वाइस प्रेसिडेंट है, दोनों हाउस एग्री होंगे, दोनों का एग्री नहीं है सर कोई भी। इन दोनों हाउस में से कहीं भी आ सकता है, ओनली राज्यसभा में आ सकता है, क्योंकि वो उसी के हेड है सर। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात और, यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछ रखा है इस पर कि सर जो वाइस प्रेसिडेंट है उसको सैलरी, देखो पोस्ट 2 हो गई ना, आप खुद सोचो इस चीज को, पोस्ट 2 है, एक है वाइस प्रेसिडेंट, एक है आपका चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इंसान तो एक ही है, वो एक पर्सन ही तो है जो देश का उपराष्ट्रपति भी है और वो देश का राज्यसभा का चेयरमैन भी है। तो सर सैलरी किसकी लेगा वो? दिमाग में आ रहा होगा सर, दोनों की लेगा, काम दोनों कर रहा है वो। सर अगर वो दोनों की लेगा तो क्या उस पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं लगेगा? बताएं भाई, अपन ने डेली पढ़ रहे हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, तो क्या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लागू नहीं होगा उसके ऊपर? 100% होगा सर, अगर दोनों लेगा तो फिर किसकी लेगा? इंस्टेंटली दिमाग में क्या क्लिक करता है? सर वाइस प्रेसिडेंट की, बड़ी पोस्ट है। सर नहीं, यही याद रखना, यूपीएससी यही क्वेश्चंस करती है और यहीं पे लोग मात खाते हैं। वो सैलरी देते हैं किसकी? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की। तो इस बात को लिख लेना सर क्लियरली कि वाइस प्रेसिडेंट रिसीव्स सैलरी एज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा रादर देन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उपराष्ट्रपति जो है आपके वाइस प्रेसिडेंट, वो अपनी सैलरी किसकी तरह लेते हैं? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के रूप में सर, क्योंकि वो चेयरमैन है राज्यसभा के, यही उनका प्राइमरी काम है। उपराष्ट्रपति का भारत में अलग से कोई काम नहीं दिया गया है, ये सैलरी मिलती है उनको इस चीज़ की, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की। ये ध्यान रखना सर मेन चीज़। ठीक है, एक बात समझ में आई अपने को? तो अपने को बेसिकली मेन बातें थोड़ी सी क्लियर हुई कि उन्हें किस किस चीज़ की क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट की सारी बातें सर अपने को समझ में आती हैं कि उनका रिमूवल, देखो मेन चीज, और यूपीएससी क्वेश्चन इनसे ही पूछती है, इन चीज़ों से ही जो सारी बातें होती हैं। ठीक है, और हालांकि ये अपने रिमूवल में वहाँ नहीं बैठ सकते ना वोटिंग कर सकते, ध्यान रखना सर, ये वोटिंग भी नहीं कर सकते अपने रिमूवल में, ये डिफरेंस है बेसिकली। उसका रीजन है सर, क्योंकि ये उसके मेंबर नहीं होते, तो जब रिमूवल होगा तो ये उसमें वोटिंग नहीं कर सकते किसी भी ना। ठीक है सर, तो एक बात समझ में आई अपने को। अब आते हैं सर अपन अगली चीज़ पे। तो अपने को एक लेवल पे प्रेसिडेंट की पूरी कहानी जो अपने लास्ट क्लास किया और आज वाली क्लास में, और आपके वाइस प्रेसिडेंट पूरे, वाइस प्रेसिडेंट के सारे फंक्शन, सारी पावर, सब कुछ चीज़ें, कोई मेन बहुत ज़्यादा पावर्स नहीं है, कुछ भी चीज़ें इनके पास, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की तरह काम करते हैं, बस वही मेन काम है इनका। ठीक है सर, और उसी को मेन फंक्शन संभाल रहे होते हैं, बाकी और ज़्यादा कुछ नहीं है इनके पास। इसीलिए वाइस प्रेसिडेंट की कोई खास वैल्यू नहीं है बहुत ज़्यादा। जैसे आप देखते हो कभी फोटो नहीं आती है उनकी, कभी जो कोई ज़्यादा न्यूज़ में नहीं होते हैं वो, कहीं भी बहुत रेयरली होते हैं ना। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज़ बात है ना। तो ये हुआ अपना वाइस प्रेसिडेंट खत्म सर। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में सर और आगे चीज़ें करेंगे अपनी, और सारी बॉडी जाएंगी, सब कुछ आएगा, वो सब चीज़ें पढ़ेंगे सर। ठीक है, बाकी पढ़ते रहो, और जो भी चीज़ें समझ में, जहाँ कहीं कोई पॉइंट समझ में नहीं आएगा सर कमेंट किया करो, और बाकी पढ़ाई किया करो, सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ाई करना है। ठीक है सर, ये हुई अपनी बात पूरी खत्म राज्यसभा की। ठीक है, ओके, थैंक यू।